नमस्कार साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पुनः लेकर के आए हुए हैं एडुटेरिया टेस्ट सीरीज, जो कि बिहार स्पेशल के लिए है। और आज हम लोग सेट 3 पर बात करेंगे। इससे पहले जो है सेट 2 का 2 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया गया है। अगर उस वीडियोज़ को आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यह देखिए, यह सबसे बड़ी बात है कि आगे जो बीपीएससी और बिहार सीजीएल का परीक्षा है सीजीएल 3 के लिए, तो उसके लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, जो कि आप एडुटेरिया टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह बुक जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो प्रश्न का कलेक्शन किया गया है वो सारे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ दोस्त ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देख करके स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए, फ़ायदा तब ये मिलेगा जब आप पूरा वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और जो भी कमेंट के माध्यम से कुछ क्वेश्चन का आंसर देना होता है उसको देने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले क्या है आज का मुद्दा, तो आगे बढ़ते हैं। और आज पहला प्रश्न है, सेट 3 को हम लोग लेकर के आए हुए हैं। और आज पहला प्रश्न है कि झारखंड के विभाजन से पूर्व, देखिए प्रश्न है कि झारखंड के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। तो देखिए, सबसे पहले झारखंड का जो विभाजन हुआ वो कब हुआ, तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि राज्यसभा तथा लोकसभा तथा राज्यसभा, इस प्रश्न पर ध्यान, पहले लोकसभा कर रहा फिर राज्यसभा। तो लोकसभा उस समय 54 था और राज्यसभा 22 था, जिस समय बिहार और झारखंड कंबाइन रूप से एक थे। और एक बात आप लोगों को याद होना चाहिए कि विभाजन के बाद एक नया जिला बिहार में बना है जिसका नाम है अरवल, ठीक है। और यह जहानाबाद से अलग हुआ है। ये कब हुआ इसका भी आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। साथ ही साथ विभाजन से पूर्व बिहार में कुल कितने, यानी झारखंड का अलग होने से पहले बिहार में कुल कितने जिले थे, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरे प्रश्न में आते हैं, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पहले वीडियो में भी मैंने बताने का प्रयास किया था कि बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो 29 जून 1968 को लागू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति, सबसे पहले हुआ था 29 जून 1968 ईस्वी को हुआ था। और जिस समय की मुख्यमंत्री वो भोला पासवान शास्त्री थे और सीएम जो है वो नित्यानंद कानूनगो थे। और आखिरी बार जो लगा है वो लगा है 1999 ईस्वी में, जिस समय के सीएम राबड़ी देवी थी उस समय। तो बिहार में अब तक जो है कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इस बात को भी याद रखिए कि पहले कब लगा 68 में, अंतिम बार कब लगा है 1999 में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राज्यपाल, सबसे पहले याद रहना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 153वें अनुच्छेद के तहत, यानी अनुच्छेद 153 के तहत जो है वो राज्यपाल के पद का वर्णन मिलता है। यानी राज्यपाल का पद जो संबंधित है, कई बार ये भी पीसीएस में पूछा गया है, 153वें अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का वर्णन किया गया, राज्यपाल के पद का। और 155वें अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है और इसको बर्खास्त करने का काम भी राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य मंत्री की बैठक में अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है। तो राज्य मंत्री परिषद जो होता है उसका वो मुख्य जो है, मतलब ये कि वास्तविक हेड मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री ही इस अध्यक्षता की बैठक करता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न में आते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। तो इसका निर्णय करता है विधानसभा का अध्यक्ष, यानी विधानसभा अध्यक्ष। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहा है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। ये कितने दिन तक रहा है, मात्र 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना था
और यह एक बार, मात्र एक बार जो है ये कैबिनेट में बैठा है। तो इस प्रकार से इसका सतीश प्रसाद सिंह हो जाएगा। ये कब बने थे? तो ये 1968 में बने थे, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, 1968 में सीएम बने थे और मात्र 5 दिन के लिए बने थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? देखिए, अगर भागलपुर में बात करें तो इसमें 2 जिला है। कोसी जोन में आते हैं तो इसमें हो जाता है आपका सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, इसमें 3 है। दरभंगा में आते हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, इसमें भी 3 है। पूर्णिया में आते हैं, इसमें पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, इसमें 4 है। तो आप बता दीजिए कि सबसे कम जिला वाला कौन है? तो भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर में भागलपुर प्लस बांका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। प्रश्न है कि किस राज्य का वैधानिक प्रधान, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान, देखिए यहाँ पर वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वैधानिक प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है। बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो 6 सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 11 नंबर। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये हो जाएगा बिहार। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? इस प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है कि जिला परिषद का अध्यक्ष अपना जो है त्यागपत्र किसे देता है? तो ये जिला दंडाधिकारी को देता है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों के सीमा के साथ साझा करता है? देखिए, सिर्फ नेपाल नहीं कर रहा है, इसमें नेपाल भी कर रहा है और पश्चिम बंगाल भी कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका किशनगंज। ये राइट आंसर हो जाएगा, जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा का साझा करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है इसमें किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबे? तो देखिए, नेपाल जो है कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये 5 देशों के साथ अपना लंबा 5 देशों के साथ नेपाल जो है वो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा का साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका सभी आंसर सही है। उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के साथ जो है इसमें से यहाँ पर कहता है सबसे लंबी सीमा, तो इसमें 5 राज्यों के साथ करता है। तो उत्तर प्रदेश जो है इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर देखिए आपको बता रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के साथ जो है वो 263 किलोमीटर का साझा करता है। कितना? 263 किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल आते हैं, तो पश्चिम बंगाल के साथ जो है वो 100 किलोमीटर का होता है। उसके बाद आते हैं बिहार, तो बिहार के साथ जो है 729 किलोमीटर का साझा है। उत्तराखंड आते हैं, उत्तराखंड में 263 किलोमीटर है। और एक राज्य है जिसका नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, वो है सिक्किम। और सिक्किम के साथ जो है वो भी सीमा का साझा करता है नेपाल, और वो है टोटल 99 किलोमीटर। यानी एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए प्रश्न ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ सीमा का साझा करता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। अगला ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत नेपाल के साथ कितना किलोमीटर का साझा करता है। तो टोटल को अगर जोड़ देंगे हम लोग तो 1751 किलोमीटर का जो है सीमा रेखा का साझा भारत और नेपाल के साथ होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च पर्वत चोटी है? इसको सभी जान रहे होंगे, ये सोमेश्वर श्रेणी है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सबसे ज़्यादा किशनगंज में होती है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सिंचाई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 2015 ईस्वी में। इसको भी याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी है आपका पूर्णिया जिला हो जाएगा। इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो मिट्टी जो है यहाँ पर कैवाल मिट्टी पाई जाती है। 20 नंबर में आते हैं। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थल पर गंगा में मिलती है? तो कर्मनाशा जो है वो चौसा के निकट मिलती है। जैसा आप बिहार के मैप में देखेंगे तो ये जो है चौसा का, यहाँ पर जो है जहाँ से गंगा प्रवाहित करती है चौसा का क्षेत्र है, यहीं पर आपको कर्मनाशा नदी बिहार के स्थल गंगा में मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा अगला 21 नंबर क्वेश्चन है
कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील जो है वो बेगूसराय जिला में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो गोमुख जो है कुंड ये मुंगेर में अवस्थित नहीं है। कहाँ है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राजपुर नदी परियोजना, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजपुर नदी परियोजना, तो राजपुर नदी परियोजना जो है ये कोसी नदी पर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो है शेखपुरा, जबकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो वो हो जाएगा शिवहर। तो ये भी याद रखिए, कई बार ये भी पूछा गया। तो शिवहर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से है और जनगणना की दृष्टि से छोटा जिला जो वो शेखपुरा। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता सबसे कम है? तो वो सहरसा जिला का महिला साक्षरता दर सबसे कम है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका पहला शासक कौन था। तो इसका पहला शासक था नान्यदेव, याद रखिएगा, इसका पहला शासक था नान्यदेव। लेकिन ये कह रहा है यहाँ पर कि अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो है वो था हरि सिंह देव। अगले प्रश्न की ओर आते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो देखिए मुंगेर जो थी वो किस पाल शासक की राजधानी थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मुंगेर सबसे पहले जान लेते हैं कि जो मुंगेर राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था आपको देवपाल ने। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है सही उत्तर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं एक जमा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न में आते हैं, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? शेरशाह, देखिए यहाँ पर शेरशाह मुगल से जब लड़ाई कर रहा था तो किससे सहायता प्राप्त की थी? तो ये किया था चेड़ों से। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर बिहार का प्रभारी किसे नियुक्त किया था? तो ये बिहार का जो प्रभारी नियुक्त किया था ये किया था 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, दरिया खान नुहानी को। अगला प्रश्न में आते हैं, चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो शेरशाह का युद्ध जो हुआ था वो 26 जून 1539 को हुआ था। अगला है कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो ये सासाराम बिहार इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, शेरशाह ने अपने शासन काल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा कहाँ है? तो इसकी चर्चा जो है तारीख ए दाऊदी में है। अब यहाँ से ये एक प्रश्न ये भी बनता है कि तारीख ए दाऊदी इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है वो अब्दुल्ला है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि तारीख ए दाऊदी का लेखक कौन हो गया? तो अब्दुल्ला। अक्टूबर 1580 में बिहार में किसे गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया गया? तो वो था खान ए खानम, जिसे कि अकबर ने 1580 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, खान ए खानम, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो ये सर्वाधिक विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था अकबर के समय में, ये राइट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्रों का भ्रमण किया था? तो नानक देव मुंगेर का भी किया था, भागलपुर का भी किया था, राजगीर का भी किया था, पटना का भी किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ई राइट आंसर। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शासक फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? तो फर्रुख सियर जो है वो अंग्रेज को 1717 ईस्वी में स्वतंत्रता दे दी कि आप बिहार और बंगाल में व्यापार कर सकते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पटना में फैक्ट्री स्थापित हुआ था शाहजहां के शासनकाल में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान यानी क्या है कि जॉर्ज चारचनाक कब बना? प्रधान जो है वो जॉर्ज चारचनाक बना, ये कब बना? ये बना था 1664 ईस्वी में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो ये था रॉल्फ फिच। अब ये है कि रॉल्फ फिच जो है वो कब आया था? देखिए ये शायद जो हमने देखा कि ये 1856 ईस्वी के आसपास आया था। आगे बढ़ते हैं, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया था? तो बिहार में होम रूल लीग इसकी स्थापना की गई थी 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को।
अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके संबंध में कुछ जानकारी और हम लोगों को प्राप्त करना चाहिए। सबसे पहले जानिए कि 27वां अधिवेशन हुआ कब था। तो ये हुआ था 1912 में, और इस समय इसका अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे विष्णु नारायण धर। कौन थे? विष्णु नारायण धर, याद रखिएगा। इसको विष्णु नारायण धर भी कहीं कहीं लिखा जाता है, विष्णु नारायण धर, याद रखिएगा। और ये एक बात और याद रखिएगा कि उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ पटना में, उस समय पटना को पटना नहीं, उसको बांकीपुर कहा जाता था। तो ये भी याद रखिए, कभी कभी बांकीपुर ऑप्शन में दे देगा कंफ्यूज होने के लिए। पटना को उस समय बांकीपुर कहा जाता था। अगले प्रश्न में आते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा हुई थी। तो ये हुआ था खुदीराम बोस को, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में फांसी की सजा। अगले प्रश्न में आते हैं, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो जांच समिति के अध्यक्ष थे वो थे FG सलाई। अगला है, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशियों में सबसे पहला यात्री कौन था। तो सबसे पहले मेगास्थनीज आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ये हुआ था कुंडलग्राम में, और कब हुआ था ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगले प्रश्न में आते हैं, अशोक के स्तंभ लेख में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है। तो इसमें टोपड़ा बिहार में स्थित नहीं है, बाकी ये सब बिहार में स्थित है। अगला है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था। ये दिया था, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस विद्वान को, इसने अश्वघोष को दिया था। अश्वघोष का ही एक पुस्तक है जिसका नाम है ये अश्वघोष ने एक बुद्ध चरितम, एक किताब का नाम लिखा है, तो उसको भी याद रखिएगा। बुद्ध चरितम कई बार पूछ लेता है। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने किया था। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ। तो हर्यक वंश के पश्चात जो है वो मगध पर जो उदय हुआ था वो हुआ था शिशुनाग वंश का। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस जो कि इडुटेरिया टेस्ट सीरीज से लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इस वीडियो को मतलब देखने के बाद दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ को देखेंगे इसके मतलब स्टेट 4 के साथ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लगातार सीरीज़ की वीडियोज़ है वो मिलती रहेगी। तो इस वीडियोज़ में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे।